Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग. योगेश, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. शालिनी, very good morning to you. मुस्कान, जैसी किस्ना हुई बेटा. पूर्णिमा, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. Neha, very good morning to you. Very good morning to everyone. Salini, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. Priyanka, very good morning to you as well. Do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us, they can also be here. Khushbu, very good morning to you. Kirti, very good morning to you. Do drop a message in the Sankalp batch that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us from the Sankalp, they can also be here. And all such students, those who are connected or those who are joining from the BPSC, do drop a message in the BPSC group of yours that the session is live, so that rest of the persons from that group can also be here. Once all such persons are going to be here, we would be starting Indus Valley Civilization by the day. So this is going to be a very new beginning. If someone had joined us in the mid of the previous topic, then this is going to be a very new topic for all such aspirants. आशुतोष जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई. गिरिराज, very good morning to you. Sneha, very good morning to you. Kirti, very good morning to you. Ashutosh ji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons. Please do let me know, am I audible and visible to you guys on a very clear cut note, so that we can head in a very single go. Because most of the times what I found is कि प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई बार कई सारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज आ जाते हैं. दैट्स वाई बहुत जरूरी हो जाता है कंफर्म करना कि ऑडियो जो है और विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है. मोहिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर. ऋतिक, प्रसन्न रहे मेरे भाई. अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार है, और जैसे ही सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो रहे, हम सेशन की शुरुआत करेंगे. एक बार जल्दी से एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर है, और हम बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव से इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने वाले हैं. तो जैसे ही सभी स्टूडेंट जो सेशन का रेगुलरली हिस्सा होते हैं, वंस दे विल बी हियर, वी वुड बी स्टार्टिंग इट. 1 more minute we are waiting for. Devanshi, very good morning to you. Nancy, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट. ओके. निवेदिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्सन्स. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. मेरे पास ना क्वेश्चन है, और हम थोड़ा सा ना, जब तक हमारे सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो रहे हैं, हम एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए कि हाँ, हम बहुत डीप और बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और एक बिल्कुल नए तरीके से चीजों को लेकर चलने वाले हैं. तो मैं कुछ, मेरे मन में ना कुछ क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है बेसिकली, और निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह मुझे रिस्पॉन्ड भी करेंगे इसके कंटेक्स्ट में. मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा. जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, ये जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां जाता है, तो बोले सर जियोग्राफिकल एक्सटेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहा है. अंजलि जी, अमन जी, रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं, तो ये हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है. ठीक है. और एट द सेम टाइम यह हमें किसका हिस्सा नजर आता है, तो यह हमें साउथ एशिया का हिस्सा नजर आता है. श्वेता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. यह हमें
3 कंट्रीज में इसकी जो साइट्स हैं उसकी लोकेशन नजर आती है, और इसमें अफगानिस्तान है, और यहाँ हमें पाकिस्तान भी नजर आता है कि कुछ साइट्स जो है वो पाकिस्तान में भी लोकेटेड हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे आर हैविंग देयर लोकेशन इन द इंडिया। तो इनकी लोकेशन कहाँ है? इंडिया में। और जब हम इसके एरिया पर चर्चा करने जाते हैं तो इसका जो एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर हम तकरीबन तकरीबन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये हम तकरीबन तकरीबन इसका एरिया कंसीडर करते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में, और हम अभी तक जैसे हम भी प्रीवियस सेशन में मैं आपके साथ चर्चा करता हुआ आया हूं, या आपने प्रीवियसली जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो इंडियन कंटेक्स्ट में और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हम चीजों को देखते चले आए हैं। आज मेक श्योर करिएगा कि आप चीजों को बड़े इंटरेस्टिंग नोट पर समझ पाए। देखिए, जब हम नदर्न मोस्ट साइट की चर्चा करते हैं, जब हम नदर्न मोस्ट साइट की चर्चा करते हैं तो नदर्न मोस्ट साइट में हम मांडा को कंसीडर करते हैं। बट वी हैव टू बी थरोली क्लियर कि मांडा जो है, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखने जा रहे हैं तो मांडा इसकी नदर्न मोस्ट साइट नहीं है। क्षमा जी, श्वेता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सौटुगय जो है, ये सौटुगय जो है, ये इसकी क्या है? बोले सर ये इसकी नदर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, अब सौटुगय की लोकेशन कहाँ है? तो बोले सर ये अफगानिस्तान वाले रीजन में लोकेटेड है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं। और फिर जब हम कहाँ देखने जा रहे हैं तो बोले सर उसके बाद जाकर जब हम यहाँ साउथ में देखने जा रहे हैं तो साउथ में हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर साउथ में हमें दायमाबाद नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बोले सर साउथ में हमें दायमाबाद नजर आ रहा है। दायमाबाद, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र रीजन। हम किस रीजन की चर्चा कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र रीजन की चर्चा कर रहे हैं। और जब हम ईस्टर्न मोस्ट साइट पर चर्चा करने जाते हैं तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है इसे आलमगीरपुर के नाम से कंसिडर किया जाता है। ये कौन सी साइट है? आलमगीरपुर। ये कहाँ लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और जब हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की चर्चा करने जाते हैं तो वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है वह क्या है? बोले सर सुखता गंडौर है। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? And this is having its location in the Balochistan region. इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन जो है वह बलूचिस्तान वाले रीजन में है। Very clear to all the persons those who are connecting here. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर यह समझ गए होंगे कि हाँ, हम कई सारे नए तथ्यों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, कई सारे नए फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। और अब चूंकि हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं, हम क्या पढ़ते आए हैं? बोले सर ये हमारा मांडा जो है ये हमारा नदर्न मोस्ट साइट है। देखिए बिल्कुल आपको क्या नजर आ रहा है? इंडियन वाले रीजन में मांडा जो है वह नदर्न मोस्ट साइट नजर आ रहा है। इसकी लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट? मैंने आपको मैप के माध्यम से ज्योग्राफिकली मैंने चीजों को आपको इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है वो बताने का प्रयास किया है। Very clear to all the persons those who are connecting, you people can let me know. हम इसकी चर्चा करते हैं तो यह हिंडन रिवर पर बेस्ड है। हम इसकी चर्चा करते हैं तो यह बेसिकली प्रावरा रिवर जो है तो प्रावरा रिवर पर बेस्ड है। और जब हम सुक्ता गंडौर की चर्चा करते हैं तो यह जिस रिवर पर बेस्ड है उसे हम दास की रिवर के नाम से कंसिडर करते हैं। कई बार अगर नेहा जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं अगर हमें दास का ऑप्शन में नजर नहीं आता है तो कई बार हमें दास द कौर ऑप्शन में नजर आ सकता है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर, हम एक ही रिवर की बात कर रहे हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। Lakshmi ji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons those who are connecting here. और अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, आशुतोष जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी, श्वेता जी, प्रियंका जी और हमारे सभी बीपीएससी और एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, अगर आपसे प्रावरा रिवर जो है वह ऑप्शन में नहीं होती है तो आप किस रिवर को ऑप्शन में देखने का प्रयास करेंगे? यू विल बी लुकिंग आफ्टर विच रिवर इफ प्रावरा इज नॉट गोइंग टू बी देयर? अगर प्रावरा वहां नहीं होने जा रही है तो आप किस नदी को देख रहे हैं? एग्जैक्टली, यू मस्ट बी थोरली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ गोदावरी। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? तो आपके दिमाग में गोदावरी रिवर होना चाहिए।
वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको पूरी तरह से इस ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के साथ क्लियर हूं। और अगर हम एग्जैक्ट एरिया पर चर्चा करने जाएं इसका, तो इसका एग्जैक्ट एरिया जो है वह 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है वह हमें क्या नजर आता है? बोले सर इसका टोटल एरिया नजर आता है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज समथिंग विच यू गाइस नीड टू रिमेंबर। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इवन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पाकिस्तान से ज्यादा एरिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अगर आज की हम चर्चा करें तो आज की पाकिस्तान से ज्यादा है बेटा ये। अब कई बार ना एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, गिरिराज जी, मुस्कान जी, देवांश जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, यह सवाल आपसे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप क्या करते हैं। हम एक पॉइंट ए लेने जा रहे हैं, हम एक पॉइंट ए लेने जा रहे हैं, हम एक पॉइंट ए लेने जा रहे हैं, और एक पॉइंट जो है हम इसे लेने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, दायमाबाद है ना, ये दायमाबाद हम इसे लेने जा रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि भाई ये जो सेब जा रहा है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ये जो सेब जा रहा है, ये किस तरीके का सेब आपको नजर आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेब है वो किस तरीके का नजर आ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पूर्णिमा जी, बस इसके बाद मैं व्हाइट स्लाइड ही लेने वाला हूँ। वो व्हाइट स्लाइड पर अभी इसको दिखाने के लिए तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? बोले सर ये हमें क्वाड्रिलेटरल शेप का नजर आ रहा है। किस शेप का नजर आ रहा है? बोले सर फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल शेप। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये किस शेप का है? बोले सर क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो हैं आपके दिमाग में रटने नहीं होंगे भाई आपको, ये आपके दिमाग में बिल्कुल थरो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब बिल्कुल हम एक नई स्लाइड लेकर चर्चा करने वाले हैं और एक नए तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ये वो चर्चा थी जो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, अंजलि जी कह रहे हैं फोर साइड है तो रेक्टेंगुलर भी होगा। अंजलि जी, इसका जो शेप है ना वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर वहां क्वाड्रिलेटरल ऑप्शन में नहीं आएगा तो फोर साइड होने के बाद तो स्क्वायर भी हो सकता है। अंजलि जी, अगर हम इसको ऐसे ही लेकर चले तो फोर साइड होने के बाद तो फिर स्क्वायर में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अंजलि जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इसकी अगर हम लोकेशन देखने जाएंगे, अगर हम इसको खुद से समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको कैसा नजर आ रहा है, ये आपको अपीयर हो रहा होगा किस तरीके का, ये आपको अपीयर हो रहा होगा एक क्वाड्रिलेटरल शेप का। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेक्टेंगल के, वो आपको देखने होंगे। जब आप रेक्टेंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप है वह रेक्टेंगुलर नहीं है। देखिए निवेदिता जी ने कहा ना कि उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। एग्जैक्टली। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। देखो, हमें ना ये मानना नहीं है कि नहीं सर ने कह दिया तो इसलिए हमने मान लिया। वो जस्टिफाइड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अंजलि जी, कुछ तो भी इस वजह से नहीं कि सर ने कह दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, क्योंकि अगर आप उसे ऐसे एक्सेप्ट करने जा रही हैं तो इसका मतलब है कि सर ने कहा था हमने रट लिया। और हमारे कंटेक्स्ट में तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हम रटने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, रटाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूर्णिमा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं एक ब्लैंक स्लाइड पर शुरुआत करने वाले। स्नेहा जी देखिए ब्लैंक स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए। लेकिन पहले एक बेहद खूबसूरत सी सिविलाइजेशन पे हम चर्चा करने वाले हैं, बेहद शानदार सी सिविलाइजेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं।
इसका ओरिजिन जो है ना, अगर हम इसके ओरिजिन पर चर्चा करें तो इसका ओरिजिन डिबेटेबल है भाई, है ना। इसका ओरिजिन जो है वह डिबेटेबल है, मतलब हमेशा चर्चाओं का विषय रहता है। अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस आते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स का, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग इस पर पर्सपेक्टिव है। हम निश्चित तौर पर आपके जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे, हम निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे भाई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन से क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया है कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जो विश्व का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली civilization was the first urban civilization, was the first urban civilization in South Asia, which was contemporary। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह भी है कि यह कई सारी जो दूसरी सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं के क्या रहा है, बोले सर उन सभ्यताओं के कंटेम्पररी रहा है। बोले कौन कौन सी सभ्यताएं, तो बोले सर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के क्या रहा है, कंटेम्पररी रहा है। और एट द सेम टाइम यह आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के भी क्या रहा है, बोले सर इजिप्टियन सिविलाइजेशन के भी यह कंटेम्पररी रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग विद द वेरी सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो। Nancy C, very good morning to you, very good morning to every single student, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें ना थोड़े से कुछ क्वेश्चन समझने होंगे। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री निश्चित तौर पर याद होगी, और आर्कियोलॉजी के कंटेक्स्ट में मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्लीज बी वेरी क्लियर कि मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हमने आर्कियोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर, आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर 1784 में, 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय पर एक इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट देखा था। क्या आप मुझे उस इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट बताना चाहते हैं कि हमने किस इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट देखा था? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द ईयर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एट द टाइम ऑफ एग्जैक्टली। बोले सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? बोले सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, किसके माध्यम से हुआ? तो बोले सर विलियम जोन्स के माध्यम से। सर विलियम जोन्स ने इसे एस्टैब्लिश किया था। किस कंटेक्स्ट में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? टू रीड आउट, टू लुक इनटू द फाइंडिंग्स और द आर्टिफैक्ट्स नियर द बंगाल रीजन। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? जो बंगाल के आसपास के रीजन्स में आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उनको लुक इनटू करना, उनको पढ़ना। इसके लिए क्या किया गया? बोले सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। और उसके बाद जाकर ऐसे ही सर 1853 में, 1853 में एक और इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, श्वेता जी, योगेश जी, प्रियंका जी, अंजलि जी, आकांक्षा जी, खुशबू जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, सभी एमपीपीएससी के, सभी पीपीएससी के छात्र छात्राएं। Likewise, an institution was established in the year of 1853. What was the name of that institution? I'm looking after the answer from you people only. मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं मुझे उस इंस्टीट्यूशन का नाम कमेंट करके बताएं। अच्छा छोड़ दीजिए, आप मुझे ये छोड़ दीजिए। अगर हम इसके पीछे का
एक रीजन हमें समझना होगा। हमें क्या रीजन समझना होगा? हम 1853 नहीं समझे क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 में हड़प्पा से एक सील मिली है। 1864 में एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं किसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। बोले सर 1864 में भी स्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन है वो कमेंट करके बता दीजिए कि सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया? जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। Am I audible to you? Please do let me know. आवाज आ रही है आपको मेरी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। बोले सर 1861 में क्या किया गया? बोले 1861 में इस इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से कंसीडर करते हैं। इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? बोले सर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो जब हम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की चर्चा करने जा रहे हैं, बोले सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? बोले सर Alexander Cunningham. Very clear to you guys? और अलेक्जेंडर कनिंघम की जब हम चर्चा करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कैसे रेफर किया जाता है? बोलिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को रेफर किया जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के तौर पर। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? You people can let me know. प्रियंका जी देखिए, आपने जैसे मेरी आपसे चर्चा हुई थी या जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये निश्चित तौर पे समझ आ रहा होगा कि हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से चीजों को लेके चल रहे हैं। मतलब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी एक तरफ रख दिया है और अब हमने जो स्टार्ट करी है, हमने कहां से स्टार्ट किया? तो हमने आर्कियोलॉजी से स्टार्ट किया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल, ये जो हमारी फाइंडिंग्स है उन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को रीड आउट करने के लिए, डिसेफर करने के लिए जिस संस्थाओं का गठन किया गया है, जिन इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया है, वो किस वर्ष में किस तरीके से गठित की गई है। और इसी तरीके से हम आगे जाकर जब बढ़ते हैं तो एक हमें नजर आता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। क्या नजर आता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जब हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की चर्चा करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हमें कब नजर आता है? एग्जैक्टली बोले सर 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पर क्या किया गया? बोले सर 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पर इसको एस्टैब्लिश किया गया, लॉर्ड कर्जन। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, ये वो संस्थाएं हैं जिनका गठन भारत में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनको लुक इनटू करने के लिए किया गया। आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब हम ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में एस्टैब्लिश करी गई है। किसके समय में एस्टैब्लिश करी गई? बोले सर लॉर्ड कैनिंग के समय में। और जब हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उस समय में जो व्यक्ति था भारत में, उसे हम वॉरेन हेस्टिंग के नाम से कंसीडर करते हैं। किसके नाम से कंसीडर करते हैं? वॉरेन हेस्टिंग के नाम से। तो ये सभी फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? 1853 में 1853 एक ब्रिटिश इंजीनियर है, ठीक है, 1853 इन 1853 एन आर्कियोलॉजिस्ट, हम तो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से ही कंसीडर करते हैं, एन आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम
Alexander Cunningham noticed an Harappan seal. Noticed an Harappan seal. इन्होंने इनको एक सील मिलती है यहां से विच सूड, और जिस पर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर विच सूड अ बुल, विच सूड अ बुल and 6 written letters and 6 written letters. तो आप समझ रहे हैं कि 1853 से ही क्या किया जा रहा है, बोले सर हड़प्पा वाले रीजन पर कहीं ना कहीं फाइंडिंग्स की जा रही है। यहाँ ये जो आपका एक्सकेवेशन चल रहा है या जो डिस्कवरी चल रही है वो एक किस पर्टिकुलर समय से चल रही है, बोले सर इस पर्टिकुलर समय से ही चल रही है। अगर हड़प्पा के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम निश्चित तौर पर यह जानते हैं कि सर दयाराम साहनी एक्सकेवेटेड द हड़प्पा इन द ईयर ऑफ 1921 एंड उस पर्टिकुलर समय में हमें कौन व्यक्ति नजर आ रहा था, तो उस पर्टिकुलर समय में हमें नजर आ रहे थे सर विलियम जो, सॉरी, उस समय के जो डायरेक्टर जनरल है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हु कॉइन द टर्म इंडस वैली, किस व्यक्ति ने इंडस वैली टर्म जो है वो कॉइन किया हुआ है। जॉन मार्शल की जब हम चर्चा करते हैं तो जॉन मार्शल ने क्या किया, उस समय के डायरेक्टर जनरल है, बेटा जॉन मार्शल है, वी गॉर्डन चाइल्ड नहीं है। तो जॉन मार्शल उस समय के डायरेक्टर जनरल है। जॉन मार्शल के समय पर दयाराम साहनी ने क्या किया, बोले सर आर्कियोलॉजी की है, लेकिन हमें यह समझना होगा निवेदिता जी, योगेश जी, नेहा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडस वाले रीजन में, घाघरा इंडस वाले रीजन में हमेशा से इंटरेस्टेड रहे। और 1853 में सबसे पहली बार हड़प्पा से एक हड़प्पन सील को डिस्कवर किया, किस व्यक्ति के माध्यम से, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से। सबसेक्वेंट ईयर्स में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कई सारी छोटी छोटी फाइंडिंग्स करी, लेकिन वो फाइंडिंग सफल नहीं है। और फाइनली इन द ईयर ऑफ 1921 तब जाकर दयाराम साहनी ने क्या किया, पूरी हड़प्पा साइट जो है उसको एक्सकेवेट किया, और वहां से चूंकि इंडस रिवर पर है, ठीक है, 1921 हड़प्पा नजर आ रहा है, 1922 मोहनजोदाड़ो नजर आ रहा है, तो इंडस रिवर के आसपास हमें ये सारी साइट्स नजर आ रही है। तो जॉन मार्शल ने क्या कॉइन कर दिया, तो जॉन मार्शल ने एक टर्म कॉइन कर दिया, क्या बोले, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आज के समय में हम जब देखते हैं तो सारी साइट्स जो है वो सिर्फ इंडस पर बेस्ड नहीं है। हम दायमाबाद तक चर्चा कर रहे हैं, हम आलमगीरपुर तक चर्चा कर रहे हैं, हम मांडा तक चर्चा कर रहे हैं, हम गुजरात में कई सारी नदियों पर चर्चा करते हैं। तो ज्यादा सटीक क्या लगता है कि बोले सर हमें ज्यादा, चूंकि फर्स्ट साइट जो है, द वेरी फर्स्ट साइट टू बी अपीयर्ड और द वेरी फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज हड़प्पा। So instead of calling it Indus Valley civilization, we should call the same civilization as the Harappan civilization, and that's why हम इसे Harappan civilization के नाम से भी consider करते हैं। Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूँ इसके साथ। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर आपके दिमाग में होना चाहिए भाई कि सबसे पहली साइट या सबसे पहले यहाँ हड़प्पा पर जो एक्सकेवेशंस करे गए हैं, जो सील यहाँ से फाइंड आउट करी है, वह किसने करी है, तो बोले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं। विलियम जोन्स, सॉरी सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया है, बोले सर यही वह व्यक्ति है जो इस सिविलाइजेशन के जन्म करता है। एनालाइज दी फाइंडिंग्स, एनालाइज दी फाइंडिंग्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस, फ्रॉम बोथ प्लेसेस, हड़प्पा, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, एंड मोहनजोदाड़ो। इन्होंने हड़प्पा से और इन्होंने मोहनजोदाड़ो से जो फाइंडिंग्स मिली हैं इनको एनालाइज किया एंड कंक्लूडेड दैट seals and pottery did not belong to any civilization. ध्यान से सुनिएगा, seals and pottery
did not belong to any civilization known so far। ये बेहद जरूरी है मोहिनी जी समझ पाना, नहीं आप परेशान हो जाएं। ये कह रहे हैं कि अभी तक हम जितनी सिविलाइजेशन से चिर परिचित हैं, ये हमारे पास जो पॉटरी है, हमारे पास जो सील्स हैं, ये किसी भी सिविलाइजेशन के साथ संबंधित नहीं है। अंजलि जी, देवांश जी, ऋतिक जी, मुस्कान जी, आशुतोष जी, विशाल जी, अमन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, मैं क्लियर हूं आपको। but belong to some ancient but belong to some ancient civilization, and termed it as a and termed it as a इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन्होंने इसे क्या टर्म कर दिया? बोले सर इन्होंने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है कॉइन कर दिया। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इस सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जब हम टाइम पीरियड की चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको कुछ मेथड्स बताए थे। मैं चाहता हूं नेहा जी, नैन्सी जी, पूर्णिमा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, मैंने आपको मेथड्स ऑफ डेटिंग इन द हिस्ट्री पढ़ाया हुआ था। जल्दी से मुझे वो तीनों मेथड्स जो हैं इनके नाम कमेंट करके बता दीजिए। मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए हैं, मेथड्स ऑफ डेटिंग इन हिस्ट्री। इतिहास में किसी चीज का जो टाइम पीरियड है उधार पर कंक्लूड करते हैं, जल्दी से मुझे तीनों मेथड एक ही मैसेज में कमेंट करके बता दीजिए। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। रेडियोकार्बन मेथड, पॉलन एनालिसिस एज वेल एज डैप्रोक्रोनोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। यू गाइस कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल सच पर्संस दोस हु आर सेइंग और दोस हु आर मेंशनिंग द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है। तो बोलिए सर कार्बन डेटिंग मेथड है, और एट द सेम टाइम डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है, तो ए है सर डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद है मुझे कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल इसके साथ पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि ये तीन मेथड्स होते हैं। अब कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, इसकी टाइम पीरियड भी वेरिएबल है। मोहिनी जी, शालिनी जी, both the Shalinis, both the Nancys, both the Astos, both the Priyankas, and all other my peoples, those who are connecting here. इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है, वो भी डिबेटेबल है। हम अभी चर्चा भी करेंगे इस पर भी। मतलब इवन जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, मॉर्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, डीपी अग्रवाल, ये सब अलग अलग तरीके से इसका टाइम पीरियड जो है वो हमें बता रहे हैं। हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और पॉइंट्स जो है उन पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है बेटा कि इसके पहले हमने चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ा है, और चैल्कोलिथिक पीरियड का सबसे ब्राइट फेस जो है इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। और जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर क्या कंक्लूड करते हैं? दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन किसके साथ एसोसिएटेड है, ये ब्रॉन्ज एज के साथ एसोसिएटेड है। हम अगर इस सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में कुछ और कंक्लूड करें तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं, इट वाज एसेंशियली अ रिवराइन सिविलाइजेशन। कैसी सिविलाइजेशन है? बोले सर एक रिवराइन सिविलाइजेशन है। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कंक्लूड कर रहे हैं? बोले सर इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि सर अधिकांशतर इसके जो सेटलमेंट्स हैं वह हमें किसके किनारे नजर आए हैं? रिवर्स के किनारे नजर आए हैं। एज मोस्ट ऑफ द settlements were situated on the bank of were situated on the bank of
रिवर्स, नदियों के किनारे पर ये बसे हुए हैं, इस वजह से इसे हम रिवराइन सिविलाइजेशन के नाम से भी कंसीडर कर रहे हैं। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हूं। एक इंडिजीनियस सिविलाइजेशन है, पीस लविंग पीपल है, और हमने इसका जो टाइम पीरियड जब हम फिक्स करने जाते हैं तो अब हम टाइम पीरियड पर ही आ जाते हैं। हम इसके टाइम पीरियड को समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पर चर्चा कर रहे हैं तो कई सारी थ्योरीज हैं। देर आर स्टिल डिबेट्स regarding the there are still debates regarding the regarding the time period of this civilization। इस सिविलाइजेशन को लेकर कई सारे टाइम पीरियड जो है वो कंक्लूड करे जाते हैं, बट फ्रॉम फ्यू स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू जब हम कुछ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं या आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं, तो जॉन मार्शल जो है वह जॉन मार्शल इसका टाइम पीरियड 3250 मतलब 3250 से लेकर 2750 बीसी जो है वह कंक्लूड कर रहे हैं। अर्नेस्ट मैकी की जब हम चर्चा करते हैं तो अर्नेस्ट मैकी क्या कह रहे हैं, बोले सर अर्नेस्ट मैकी इसका टाइम पीरियड इन्होंने तो बड़ा मतलब समझ से परे है, टाइम पीरियड इन्होंने किस आधार पर कंक्लूड कर दिया, बोले सर 2800 से 2500 बीसी। एक्सेप्टेबल ही नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि एक ओपिनियन है तो और हम ओपिनियन पे चर्चा कर रहे हैं, और जब हम हमारे मेंस के आंसर को फ्रेम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सारे स्कॉलर्स के नाम होने चाहिए, हिस्टोरियंस के नाम होने चाहिए। माधव स्वरूप वाट्स की जब हम चर्चा करते हैं, माधव स्वरूप वर्ड्स की जब हम चर्चा करते हैं तो माधव स्वरूप वर्ड्स इसका टाइम पीरियड जो है वह 3500 से लेकर 2700 बीसी कंक्लूड कर रहे हैं। मॉर्टिमर व्हीलर ये थोड़ा सा ठीक समय है जो एक्सेप्टेबल है, अगर हम यहाँ लिख भी देते हैं, पहले हम थोड़ा सा इनके ओपिनियंस को समझ लेते हैं, उसके बाद जाकर फिर मैं आपको बता दूंगा कि सबसे एक्सेप्टेबल जो टाइम पीरियड है। तो मॉर्टिमर व्हीलर का जब आप पर्सपेक्टिव देखने जा रहे हैं इस टाइम पीरियड को लेकर, तो ये हमें 2500 से 1500 में नजर आ रहा है। मॉर्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 कह रहे हैं, और यही क्या है, बोले सर मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड। प्रियंका जी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई का मतलब है आपका पेपर आपसे पूछता है, अंजलि जी हमारे सभी बीपीएससी के छात्र हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड। Am I very clear to all the persons with the very same? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड जो है वह 2500 से 1500 बीसी है। जब हम फेयर सर्विस के ओपिनियन को समझते हैं तो फेयर सर्विस इसका टाइम पीरियड जो है वह 2000 से 1500 कंक्लूड कर रहे हैं, 2000 से 1500 बीसी कंक्लूड कर रहे हैं। और डीपी अग्रवाल इसका टाइम पीरियड जो है वह कैसे लेके चल रहे हैं, तो डीपी अग्रवाल साहब इसका टाइम पीरियड 2300 से 1700 लेके चल रहे हैं। अब मेरे पास ना सवाल है, ये तो हमने जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके आधार पर टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का प्रयास किया। I'm looking after the answer from you people only। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर, कार्बन डेटिंग मेथड जो है, तो कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर इसका टाइम पीरियड जो है वह क्या है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि कार्बन डेटिंग मेथड इसका टाइम पीरियड जो है वह क्या कंक्लूड करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह आपका आंसर जो है वह कमेंट करके बताएं। एग्जैक्टली, सो खुशबू हैड स्टार्टेड, एग्जैक्टली ठीक है, बोले सर 2300 से लेकर 1750
ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में होना चाहिए कि भाई एक ए वाला टाइम पीरियड पेपर हमसे पूछता है, एक ए वाला टाइम पीरियड जो है वो हमसे पेपर पूछता है। क्लियर है सभी को? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं? अब एक और पॉइंट पर आपसे चर्चा करी जाती है। किस पॉइंट पर चर्चा करी जाती है? कि भाई ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन किस पर्टिकुलर पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो किस पर्टिकुलर पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, मैं तो यहां आपको बता देता हूं। ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म्स अ पार्ट, हड़प्पन civilization forms a part of proto history इन जनरल। जब हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, तो इन जनरल जो है यह हमें किसका हिस्सा नजर आ रहा है, अमन, आशुतोष? तो इन जनरल यह हमें प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा नजर आ रहा है। अब दूसरा, कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है, सर व्हाट एग्जैक्टली द प्रोटो हिस्ट्री इज? पीरियड बिटवीन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड historic period and historic period. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। हालांकि हमें कुछ साइट्स यह दिमाग में रखना होगा कि कुछ साइट्स जो हैं वह प्री हिस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बोलिए सर, और थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ और लिखना चाहें तो? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। कैसा फेज है? तो बोले सर ट्रांजिशन फेज है। हम और कुछ लिखना चाहें तो बोले सर ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन, a culture or civilization has not yet developed स्क्रिप्ट। मतलब इनके पास राइटिंग तो है बेटा, लेकिन बहुत डेवलप्ड राइटिंग नहीं है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को स्पष्ट हूं। एक ऐसा फेस जिनकी स्क्रिप्ट है लेकिन वो डेवलप्ड स्क्रिप्ट नहीं है, रिनाउंड स्क्रिप्ट नहीं है। दैट्स वेरी गुड। और अगर हम इसके फेसेस को क्लासिफाई करने का प्रयास करें तो इसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? अब चूंकि अर्नेस्ट, सॉरी, जॉन मार्शल साहब इसका टाइम पीरियड क्या बता रहे थे, तो जॉन मार्शल साहब के अनुसार हमने इसका टाइम पीरियड देखा कि उन्होंने 3250 से लेकर 3250 से लेकर 2750 जो है, इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया। और देयर आर सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग द टाइम पीरियड। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें, दिस सिविलाइजेशन can be classified can be classified into three phases। इसे आप तीन फेसेस में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से फेस है? बोले सर अर्ली फेस, अर्ली और प्री हड़प्पन। एक हमारा फेस है अर्ली और प्री हड़प्पन, ये कहां से कहां रहा है? बोले सर 3250 से कंसीडर कर लीजिए आप 2500 तक, ठीक है, ये ठीक रहेगा। और मैच्योर्ड हड़प्पन फेस, जिस पर हम सभी छात्र छात्राएं चर्चा करते हैं, जो हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है, मैच्योर्ड हड़प्पन फेस। तो ये मैच्योर्ड हड़प्पन फेस जो है वह कहां से कहां रहा है? तो बोले सर यह 2500 से लेकर 1900 में रहा है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब हम लेट हड़प्पन फेज की चर्चा करने जा रहे हैं, तो लेट हड़प्पन फेज कहां से कहां है? बोले सर लेट हड़प्पन फेज जो है यह 1900 से लेकर कई बार 1400 है, कई बार 1200 है, कई बार 1500 है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं।
तो 2500 एक ऐसा पीरियड है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर्ड स्टेज में एंटर करती है बेटा, और बड़ी बड़ी सेंटर्स में टर्न हो जाती है। बीसी, बीसी ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है ना, हम बीसी की चर्चा कर रहे हैं, ए बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अंजलि जी। जहां इस वाले फेज में हमें क्या नजर आता है, बोले सर इस वाले फेज में हम जब मैच्योर फेज की चर्चा करते हैं, स्नेहा जी, लक्ष्मी जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, हमारे सभी वह छात्र छात्राएं जो अभी इस बार प्रीलिम्स नहीं दे रहे, और हमारे सभी वह छात्र छात्राएं जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, और हमारे सभी वह छात्र छात्राएं जो 70th या 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब हम मैच्योर फेज की बात करते हैं, कम्युनिटीज, आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, कम्युनिटीज were turning into were turning into large centers। ये किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, बोले सर बड़े बड़े सेंटर्स जो है उनमें कन्वर्ट हो रहे थे, जैसे मोहन हड़प्पा, जैसे मोहनजोदाड़ो, जैसे लोथल, इस तरीके के सेंटर्स में क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमने देखो, हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, आशुतोष जी, स्नेहा जी, अंजलि जी, और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्रा, जैसे हमने पैलेयोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड और न्योलिथिक पीरियड पर चर्चा करी थी बेटा। हमने एक बेसिक सा डिफरेंस समझा था, तो हम ऐसे ही एक बेसिक सा डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में यहां समझ लेते हैं, किसके बीच में, बोले सर बेसिक डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में हम इन तीनों में समझ लेते हैं। अगर प्रियंका जी हमसे पूछा जाता है कि ये जो हमारा अर्ली फेज था, या जो हमारा मैच्योर्ड फेज था, या जो हमारा लेट फेज है, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, तो जब हम प्री हड़प्पन, नेहा जी, जब हम प्री हड़प्पन फेज की बात कर रहे हैं, मतलब 3200 से लेकर ये जो हम 2500 के आसपास तक की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली रीजनलिज्म एरा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि एक ऐसा एरा है, बोले सर रीजनलिज्म एरा है। अब रीजनलिज्म एरा का मतलब क्या है, बोले सर क्षेत्र है, और क्षेत्रों का क्या नजर आ रहा है, बोले सर क्षेत्रों का डेवलपमेंट हमें नजर आ रहा है, मतलब क्षेत्र जो है वो स्पेसिफिकली धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फेज में। यहां सभी चीजों का जो है वह क्या होता चला जा रहा है, उन्हें डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। हम कंसीडर कर सकते हैं दिस फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। यहां क्या रहा होगा, बोले सर दिस फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। कोई एक अथॉरिटी रही होगी और यह सबको एक साथ लेकर क्या कर रही होगी, बोले सर चल रही होगी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। और ट्रेड नेटवर्क्स जो है वो डेवलप करे गए होंगे, बोले सर नेटवर्क ट्रेड नेटवर्क्स had been established had been established और कल्टीवेशन भी रहा होगा, देयर वाज देयर वाज कल्टीवेशन ऑफ देयर वाज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हैं इनका कल्टीवेशन भी रहा होगा, छोटे छोटे साइट्स भी रहे होंगे। अब जब हम मैच्योर्ड फेज की चर्चा कर रहे हैं, मैच्योर हड़प्पन फेज की चर्चा कर रहे हैं, तो मैच्योर हड़प्पन फेज क्या नजर आ रहा है, बोले सर 2500 से लेकर ये 1900 वाला जो फेज नजर आ रहा है। अभी आपने बताया कि इस फेज में क्या होगा, बोले सर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए, बाय 2500 आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंटर्ड इनटू मैच्योर फेज। एक इसमें एंटर हुई, बोले सर ये मैच्योर फेज जो है इसमें एंटर हुई। और हमने जो प्रीवियस वाले फेज में कम्युनिटीज देखी थी, अर्ली कम्युनिटीज were turning into were turning into large centers। एक इसमें कन्वर्ट हो रही होंगी, बोले सर ये जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं इनमें कन्वर्ट हो रही होंगी, लाइक हड़प्पा,
मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, लोथल, etc. Very clear to all the persons with the very same. You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। अच्छा, चूंकि खेती बेटा यहां स्टार्ट हो गई है, सालनी जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्र हैं। लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, मुझे एक बार देख लेने दीजिए कौन कौन से छात्र जो हैं वो अभी सेशन का हिस्सा हैं, क्योंकि ये बड़ी मक्कार लोग हैं, मुझे मुझे बड़ी दिक्कत होती है थोड़ी सी। बेटा सिलेक्शन ऐसे नहीं होते। तो योगेश जी, आशुतोष जी, शालिनी जी, खुशबू जी, प्रियंका जी, आशुतोष, रघुवंशी जी, गिरिराज जी, स्नेहा जी, ऋतिक, मोहिनी, निवेदिता जी, अमन, अंजलि जी, रश्मि जी, श्वेता जी, नेहा जी, आकांक्षा जी, नैन्सी जी, मुस्कान जी, नैन्सी साहू जी, पूर्णिमा जी, क्षमा जी, देवांश जी, सिर्फ ये वो छात्र हैं जो सेशन का हिस्सा है। नहीं नहीं, मैंने मैंने जिनके नाम लिए हैं वही प्रेजेंट हैं सेशन में। समझना ही है, मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बेसिस पे बता रहा हूं, ये जो क्लास है वो 70 स्टूडेंट्स के लिए शेड्यूल्ड है। आप समझ रहे हैं, 70 छात्र छात्राओं के लिए शेड्यूल्ड है ये वाली क्लास। और 70 छात्र छात्राओं में से स्नेहा जी, आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो आधा कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। मतलब आप समझिए कि 70 छात्र छात्राएं जो है बेटा क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली नेहा जी, मैं वही देख रहा हूं ना, दैट्स व्हाई ओनली आई हैड लुक्ड आफ्टर दिस, कि ये हमारे साथ थोड़ी चलेगा, सिलेक्शन ऐसे नहीं होते जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, बोले सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके, और उसके बाद चले जाते हैं। अरे स्नेहा जी, ये तो अच्छी स्थिति है, आपकी कंटेक्स्ट में तो ये तो अच्छी स्थिति है। क्यों आपके कंटेक्स्ट में अच्छी स्थिति है? कि बोले सर कंपटीशन, जैसे अभी इन्होंने कहा ना सर, कंपटीशन तो आधे से कम हो गया। फॉर्म भरने वाले 70 हैं, फॉर्म भरने वाले तो 70 हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जाकर आपका कंपटीशन तो आधा हो गया। नहीं, मेरे लिए कोई खराब बेटा, स्नेहा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। मेरे कंटेक्स्ट में तो एक स्टूडेंट होगा, मैं अपना काम बेहद ईमानदारी से करता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 70 स्टूडेंट है, उसमें 50 स्टूडेंट है, उसमें 5 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, मुझे कोरम की भी जरूरत नहीं है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? ये तो उनके खुद के इंटरेस्ट में है, जो चले गए वापस आ गए, चले गए वापस आ गए, उनके खुद के इंटरेस्ट में बेकार है, कभी नहीं होना उनका सिलेक्शन। वहीं बैठे बैठे व्हाट्सएप पे एक स्टेटस पोस्ट कर दिया कहीं ने, तो हमारे इंटरेस्ट में कैसे खराब हो सकता है? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, मैं तो बड़े स्पष्ट नोट पर जानता हूं ना स्नेहा जी, सिलेक्शन सबका थोड़ी होने जाना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ रहा हूं। ध्यान रखिए कि यहां हर चीज पर नजर रहती है। अब मेरे पास ना एक सवाल है कि एग्रीकल्चर यहां डेवलप हो गया, लेकिन हमने इरिगेशन की चर्चा नहीं करी है। तो हम यहां क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, कि जो हमारा मेच्योर फेज है, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन, ये जो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इरिगेशन का कॉन्सेप्ट किस पर्टिकुलर फेज में स्टार्ट हुआ, had also been introduced, had also been introduced. Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके साथ। और जब हम लेट हड़प्पन फेज की चर्चा करते हैं बेटा, जब हम लेट हड़प्पन फेज की चर्चा करते हैं, विच मीन्स ये जो हम 1900 के बाद वाला जो पीरियड है, आप चाहे इसे 1400 कह लीजिए, चाहे 1500 कह लीजिए, चाहे 1200 बीसी कह लीजिए, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, निवेदिता जी, अंजलि जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, ऋतिक जी, देवांश जी, आशुतोष, अमन, इस पर्टिकुलर फेज में क्या हुआ, बोले सर साइन ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन। योगेश बेटा, यहां क्या नजर आ रहा है? बोले सर साइन ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन of this civilization, of this civilization
are believed to have started are believed to have started are believed to have started around 1900 BC, around 1900 BC, 1900 के आसपास ऐसा माना जाता है कि इसका डिक्लाइन हो गया। around 1700 around 1700 most of the sites most of cities were abundant. Coming to the next one, और क्या कंसीडर कर सकते हैं? तो बोले सर देयर वर सेवरल फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस। धीरे धीरे क्या बढ़ जाते हैं? बोले सर धीरे धीरे जोन्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर इसी फेज में हमें एडवेंट ऑफ आर्यंस, occurrence of physical phenomena, occurrence of natural phenomena, not the physical, natural phenomena lead to disappearance of this civilization. Am I very clear to all the persons, those who are connecting with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बोले सर हमने इस पर्टिकुलर फेज में कहा, क्या कहा हमने इस पर्टिकुलर फेज में? डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स कहां नजर आ रहा है? बोले सर हमें इस पर्टिकुलर फेज में नजर आ रहा है। और यही विलेजेस और टाउन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? बोले डेवलप हो जाते हैं। किस पर्टिकुलर फेज में डेवलप हो जाते हैं? बोले मैच्योर्ड फेज जो है हमारा पूर्णिमा कीर्ति, इस मैच्योर्ड फेज में क्या हो गया? बोले सर डेवलप हो गया। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके साथ बेटा। चलिए वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटल बेसिस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। हमने जो चीजें अभी तक पढ़ी हुई हैं, रीजनलिज्म एरा का मतलब है बेटा क्षेत्रवाद। श्वेता जी, क्षेत्रों का विकास हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जो क्षेत्र हैं वह डेवलप होते चले जा रहे हैं। इंडस वाला रीजन जो है, हकरा वाला रीजन जो है वह विकसित होता चला जा रहा है। इंडस वाले रीजन में, हकरा वाले रीजन में मेहरगढ़ करके एक साइट है, वो है मेहरगढ़ साइट से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस नजर आते हैं किसके? बोले सर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के। और धीरे धीरे उसके ऑन एंड अराउंड हमें क्या डेवलपमेंट नजर आ रहा है? तो उसके ऑन एंड अराउंड कई सारे छोटे छोटे टाउन्स जो हैं, छोटे छोटे विलेजेस जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हम मैच्योर्ड फेज में एंटर हुए तो मैच्योर्ड फेज में क्या हो गया? बोले सर यही सेंटर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते चले गए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? मैच्योर्ड फेज में है खुशबू जी, फोर्टिफिकेशन जो है वो मैच्योर्ड फेज में है। मैंने कहा तो कि अर्ली टाउन्स का जो डेवलपमेंट है और अर्ली हमारे जो विलेजेस हैं इनका डेवलपमेंट्स कहां नजर आ रहा है? बोले वो है हमें अर्ली फेज में नजर आ रहा है। जैसे हमने पैलियोलिथिक फेज पढ़ा था, पैलियोलिथिक फेज में हम चीजों को सीख रहे थे, तो उसी तरीके का फेज हमें नजर आ रहा है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द डॉक्यूमेंट राइट नाउ। तो अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटल बेसिस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, द पीपल इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स which were made up of the stone. That's what we had discussed. प्रियंका जी, मुस्कान जी, खुशबू जी, पूर्णिमा जी, निवेदिता जी, अंजलि जी, देवांश जी, ऋतिक जी, आशुतोष जी, विशाल जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अभी हम पढ़ रहे थे स्टोन एज और स्टोन एज का जो सक्सेशन है वह आपके चालकोलिथिक पीरियड से है। Copper was the very first metal to be used by the men for making tools, and gradually several cultures developed in Indian subcontinent which were based on the use of the stones as well as the copper tools beta.
हमने कई सारे कल्चर्स देखे। अगर आपको याद है, शालिनी जी, आशुतोष जी, विशाल जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो कल हमने ये हमारा सदन जो राजस्थान है इसमें कुछ कल्चर्स को देखा था। हमने आहार कल्चर जो है, हमने बनास कल्चर जो है यहाँ डिस्कस किया था। हमने वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमने डिस्कस किया कि हमें यहाँ मालवा कल्चर नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर आपका जो ईरान कल्चर है वह ईरान कल्चर नजर आ रहा है। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। और जब हमने सदन राजस्थान ये महाराष्ट्र वाले रीजन को डिस्कस किया, तो सदन महाराष्ट्र वाले रीजन में हमें क्या नजर आ रहा था? बोले सर जॉर्वी कल्चर नजर आ रहा था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग? वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ही हमने कायथा कल्चर को भी डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कल्चर्स आपको याद है बेटा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। मोहिनी जी, प्रियंका जी, गिरिराज जी, स्नेहा जी, कीर्ति जी, पूर्णिमा जी, हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कल हमने डिस्कस किया कि कॉपर सबसे पहला मेटल है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति ने किया। और धीरे 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 कल्चर्स डेवलप होते चलेगा। और कल्चर्स के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो बोले रीजनल डिफरेंस है। कल्चर जो है बेटा, आशुतोष जी, क्षमा जी, योगेश जी, यह एक स्पेसिफिक रीजन तक एसोसिएटेड है। और वहीं जब हम चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, बोले सिविलाइजेशन की, तो सिविलाइजेशन में कई सारे कल्चर्स का अमलगमेशन नजर आता है। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे। आई होप यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द वेरी सेम, एंड यू डू सेटिस्फाई विद द सेम एज वेल, कि आप कहीं ना कहीं उस चीज से सेटिस्फाई भी हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज से जस्टिफाइड भी हैं कि हाँ सर हमने सोशलॉजी में भी ऐसा ही पढ़ा हुआ है। दैट्स वेरी गुड। तो यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है पहले किसका इस्तेमाल कर रहा था, बोले स्टोन्स पर बेस्ड था, स्टोन टूल्स पर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या इस्तेमाल करने लगा, बोले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मेटल यूज करने लगा। और मेटल के इमरजेंस के कारण और टू स्टोन के इमरजेंस के कारण, इनके डेवलपमेंट के कारण कई सारे कल्चर्स नैन्सी जो है वो विकसित नजर आ रहे हैं। और इवन आपको याद रखना है कि आहार कल्चर, बनास कल्चर जो है वह हमारे किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है, तो बोले सर वह हमारे आपके राजस्थान वाले रीजन के साथ एसोसिएटेड है। जब हम मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, ईरान कल्चर है, मालवा कल्चर है, जो आपका कायथा कल्चर है। और जब हम महाराष्ट्र वाले रीजन के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में जॉर्वी कल्चर नजर आ रहा है। हमने बिहार के कंटेक्स्ट में एक साइट पर चर्चा करी थी, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यह एक ऐसी साइट है जो न्यूलिथिक डेवलपमेंट्स भी हमें बताती है, और न्यूलिथिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें चालकोलिथिक डेवलपमेंट्स भी बता रही है। हमने चिरांद के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया हुआ था। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं के पास बिल्कुल क्लियर है। यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द सेम। तो हमने ईस्टर्न रीजन में भी डिस्कस किया था। अब इसका ही रिजल्ट है कि हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर इसका ही रिजल्ट है कि अब हमें एक सिविलाइजेशन सी नजर आना स्टार्ट हो रही है। They also used bronze, a mixture of copper as well as the tin. आशुतोष जी, अमन जी, इन्होंने किसका भी इस्तेमाल किया है, तो इन्होंने आपके ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया है। और मैंने कहा था कि कॉपर और टिन के बिना तो ब्रॉन्ज की संभावना और कल्पना ही नहीं करी जा सकती। दिस फेज इन हिस्ट्री इज नोन एज Chalcolithic, Chalco copper, lithic stone period. And the brightest chapter in this Chalcolithic period in India is the Harappan civilization, which is referred as the Indus Valley civilization. देखो मेरे भाई, कल आपने आशुतोष मुझसे कहा था कि सर ओवरलैप हो रहा है चालकोलिथिक पीरियड और हमारा ब्रॉन्ज एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने कल ही आपसे कहा था कि कल्पना नहीं करी जा सकती सच में। किसकी, बोले सर आपकी कॉपर ब्रॉन्ज की कल्पना बिना इसके तो करी नहीं जा सकती कॉपर के। और कॉपर एज का ही, चालकोलिथिक पीरियड का ही सबसे ब्राइटेस्ट चैप्टर भारत के इतिहास में जो है उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से कंसिडर करते हैं। उम्मीद है मैं आपको क्लियर हूं मेरे भाई। एग्जैक्टली Abhi, that's why only that was the first urban civilization. They knew the several other arts as well. They were having idea of, and that's what we will be having discussion in the further sessions. अभी हमारी जो आगे subsequent period of time में, अभी कालांतर में, मतलब कल और परसों में ही हम कुछ सेशंस पर चर्चा करेंगे जिसमें इनके स्पाइनिंग की आर्ट पर चर्चा करेंगे, वीविंग की आर्ट पर चर्चा करेंगे, मेटलर्जी के आर्ट पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस वन,
मैं चाहता हूं हर चीज आपके दिमाग में बिल्कुल मन में बसी होनी चाहिए। Harappan civilization was discovered in 1920 and 22 when two of its most important sites were excavated. These were Harappa, which was having its location on the bank of the Ravi River. And when it comes to the Mohenjo-daro, it is having location on the bank of Indus River. The very first site to be discovered by Dayaram Sahani was Harappa, and second was discovered by Rakhal Das Banerjee. गिरिराज जी, रश्मि जी, पूर्णिमा जी, नेहा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, प्रियंका जी, कई बार राखलदास बनर्जी के साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम आ जाता है और इसे हम मॉर्टिमर व्हीलर के नाम से कंसीडर करते हैं। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये राखलदास बनर्जी अलोंग विद द मॉर्टिमर व्हीलर। अगर दोनों ऑप्शंस हैं और उसके बाद सी ऑप्शन है बोथ, तो हमारा आंसर जो है वो बोथ होना चाहिए। वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द वेरी सेम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, Harappan civilization has been dated between 2600 BC to the 1900 BC. Giriraj ji, Ashutosh ji, Priyanka ji, it is one of the oldest civilization. I'm not saying it is the oldest civilization. मैंने नहीं कहा ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यता है। मैंने कहा कि जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं रही हैं, उन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता जिसे हम किस नाम से कंसिडर करते हैं, तो इसे हम आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से कंसिडर करते हैं। There were several debates over the time period, but the most acceptable 2500 to the 1500 BC. And as per the carbon dating method, 2300 to the 1750 BC, this is something that's what we had looked after and you must be thoroughly clear with. कई बार आशुतोष जी, क्षमा जी, इसी सिविलाइजेशन को किस नाम से भी कंसीडर किया जाता है? बोले हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी कंसीडर किया जाता है, इंडस से भी रेफर किया जाता है। रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे। It is also sometimes referred as the Indus Valley Civilization because in the beginning, majority of the settlements discovered were in and around the plains of the Indus and its tributaries. But today, it is termed as the Harappan civilization just because Harappa was the very first site which sought to the light the presence of this civilization. Purnima ji, Priyanka ji, Kirti ji, if we do talk about the very first site on the basis of which we came to know about this civilization, then it was the Harappa. And that's why we the people, by the day, calling it is the Harappan civilization, because on the basis of the recent archaeological findings, what we came to conclude, this civilization was spread much beyond the Indus Valley, and therefore it is better to be called it as the Harappan civilization instead of calling it Indus Valley civilization. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting? You people can let me know. अब नेहा जी, वो जो हम अर्बन सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं, तो किस व्यक्ति ने इसे अर्बन सिविलाइजेशन का टाइटल दिया? बोले सर वी गॉर्डन चाइल्ड ने। एग्जैक्टली बोले सर एक ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। प्रियंका जी, ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे पेपर में। योगेश जी, अमन जी, आशुतोष जी, निवेदिता जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं कि ये जो वी गॉर्डन चाइल्ड हैं ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। सो वी मस्ट बी थोरोली क्लियर, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट। He termed this civilization as the very first urban civilization, is contemporaneous with other ancient civilization of the world, such as Mesopotamian as well as the Egypt civilization. लेकिन नेहा जी, रश्मि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो इस समय में सेशन का हिस्सा हैं, हमें यह समझना होगा, whatever the knowledge, whatever the facts we are having in context of this particular civilization, they can be proved wrong in the further period of time. ये मैं निश्चित तौर पर आपसे कह रहा हूं कि वो सब कुछ गलत हो सकता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बोले सर गलत कब होगा? जब हम इसकी स्क्रिप्ट जो है उसको डिसिफर कर लेंगे। ना तो स्क्रिप्ट डिसिफर होने जा रही है, ना वो फैक्ट्स गलत होने जा रहे हैं। और सच्चाई क्या है इसके पीछे, इस सिविलाइजेशन के पीछे आशुतोष जी, तो वो मिस्ट्री तभी अनवील हो सकती है जब हम वो हमारी इसकी जो स्क्रिप्ट है बॉस्टोफेडन,
वो जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको पढ़ सकें। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? और तब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता नहीं करना है आपको किसी को। तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए मोहिनी जी, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए बोले सर कल हमने इसको पूरा याद कर लिया, परसों जाकर सर वो सब कुछ गलत हो गया तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? बेटा अभी इतने वर्षों में नहीं हुआ। Our knowledge of the life and the culture of the Harappan civilization is based only on the archaeological excavations, as the script of that period has not been deciphered so far. So the mystery can only be unveiled. मिस्टी कब अनवील करी जा सकती है? व्हेन वी कैन डिसिफर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और मैंने आज आपको यहाँ ये भी बताया कि इसकी जो नदन मोस्ट साइड है, वह नदन मोस्ट साइड को हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं? बोले सर सौ टू गए जो है यह हम नदन मोस्ट साइड कंसीडर करने जा रहे हैं। और सौ टू गए कहाँ है? तो बोले सर अफगानिस्तान में है। ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा बोले सर इसके आधार पर तो कई सारे फैक्ट्स चेंज होने जा रहे हैं। अरे मेरे भाई पेपर के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही आपके दिमाग में होना चाहिए, ए पी पी वी के दिमाग से आपके होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द मेंस पर्सपेक्टिव, तो हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? बोले सर हमारा आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जब हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताने जाएंगे, अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं इसके साथ। जब हमसे प्रीलिम्स पूछेगा तो हम कहेंगे नदन मोस्ट साइड जो है भैया मांडा है। किस नदी पर बेस्ड है? बोले चिनाब नदी पर बेस्ड है। सुक्का गंडौर वेस्टर्न मोस्ट साइड है, किस नदी पर बेस्ड है? बोले दास रिवर पर बेस्ड है। दास्त कौर भी कई बार इसे रेफर किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर इसे दास्त कौर कंसीडर करने से आ जा रहा है तो हम परेशान नहीं होंगे। जब हम आलमगीरपुर रिवर हिंडन जिला अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई इसकी लोकेशन जो है वो सहारनपुर में है। कहां पर है? बोले सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश। और दायमाबाद बोले सर यह महाराष्ट्र के साथ एसोसिएटेड है। प्रावरा नदी ऑप्शन में होगी, अगर प्रावरा ऑप्शन में नहीं होता है तो गोदावरी जो है वह वहां ऑप्शन में नजर आएगी। तो उम्मीद है आपने सेशन से कई सारी चीजों को सीखने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। कल के सेशन में हम एक जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा 30 मिनट्स हमारे जो सबसे पहले होंगे, उन 30 मिनट्स में हम एक बार में एक टैबुलर फॉर्म जनरेट करेंगे। और उस टैबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे? बोले सर सभी साइट्स जो हैं, जो मोस्ट ऑफ द साइट्स आपको पढ़नी है, उन सभी साइट्स को और उनके जो एक्सकेवेटर्स हैं उनके एक्सकेवेटर्स को पढ़ेंगे। ये हमारे पहले 30 मिनट में। आगे आने वाले पीरियड को बेटा मोहिनी जी बताएं निवेदिता जी। और उसके बाद जाकर फिर हम, अब चूंकि कालांतर यहां हम किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां हम पास्ट की कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रावरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। बताएं निवेदिता जी आप क्या पूछना चाहती हैं? तो कालांतर जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पास्ट के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई पास्ट में कई सारे फिर ऐसे डेवलपमेंट हुए। बताएं निवेदिता जी। अब यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूं निवेदिता जी, और जानना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ एक ही साइट मिली है। दूसरा, गुजरात जो जाना जाता है अपने गिर नेशनल पार्क के लिए, ठीक है, जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, तो हम पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं कि वहां से हमें लायंस के कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो मैं अभी इतनी देर से यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था निवेदिता की हमारे पास जो कुछ जानकारी है वह आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर है। अब अगर अच्छा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लगातार चल रही है, आज अगर भारत का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश से ऐसा कुछ निकाल लेता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है। दूसरा निवेदिता जी, मध्य प्रदेश के साथ भी एसोसिएटेड है ब्रॉन्ज कल्चर। और मैं चाहता हूं कि अब मुझे निवेदिता जी ही कमेंट करके बताएं, रेस्ट कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे कमेंट नहीं करके बताएगा। निवेदिता जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सी साइट ऐसी है जो हमारे ब्रॉन्ज कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। यू आर हैविंग अ 1 मिनट राइट नाउ।
आपके पास 1 मिनट का समय है और आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताने वाली हैं कि सर ये वो साइट है और इस जलिए के साथ ये एसोसिएटेड है जो ब्रॉन्ज कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। तो यही तो हमें समझना है। हमारे पास जो चीज होगी, जो सोर्सेस होंगे, उसके आधार पर हम किसी चीज को कंक्लूड कर पाएंगे। लिखा हुआ तो कुछ है नहीं किताबों में। और मैंने जस्ट अभी कहा कि मिस्ट्री जो है वो तभी अनवील हो सकती है। याद नहीं है निवेदिता जी? बड़ी दिक्कत वाली बात है, कल ही पढ़ाया था मैंने। याद होना चाहिए ना। कल का सेशन एमपी का देख लीजिएगा प्लीज। तो रुलघाट धार के साथ एसोसिएटेड है। कल हमने परसों से एमपी के सेशन से स्टार्ट करे हैं। प्लीज मेक श्योर कि एमपी के सेशंस का हिस्सा बन सकें सभी छात्र छात्राएं। और अगर आप किसी सेशन को मिस कर रहे हैं, उसे रिकॉर्डेड मोड में जाकर जरूर देखें। मैं आपसे पिछले साल का कुछ नहीं पूछूंगा, यकीन मानिए। नैन्सी जी, गिरिराज जी, आशुतोष जी, खुशबू जी, मुस्कान जी, पूर्णिमा जी, क्षमा जी, देवांश जी, कीर्ति जी, आफरीन जी। आफरीन जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सभी छात्र छात्राएं जो टेम्पररी बेसिस पर अपने साथ सिर्फ मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं भाई। मैं एक बार फिर से कलेक्टिव इंटरेस्ट में कह रहा हूं। और आज शायद आपको बुरा लगे, सुनने में बुरा लगे, जानने में और समझने में, लेकिन अटल सत्य यही है बेटा, शाश्वत है ये जो मैं कहने जा रहा हूं। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो अपने साथ मजाक करते हैं। सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो अपने अपने प्रति समर्पित रहते हैं। निश्चित तौर पर आप दूसरों के प्रति समर्पित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अपना खुद का समर्पण आपके प्रति भी होना चाहिए। यकीन मानिए आप सभी छात्र छात्राएं, मैं पिछले साल का, पिछले प्रीलिम्स के पहले हमने क्या पढ़ा था, हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा अगर आप सेशंस का हिस्सा होने जा रहे हैं तो। और ये आते जाते मत रहा करो भाई, आने जाने से कुछ नहीं होगा। सेशन का हिस्सा अगर आप बन रहे हैं तो 10 बजे बन जाइए। मैं 10 बजे क्लास में अगर आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं, यकीन मानिए। मैं 10 के बाद अभी 11:30 पे इसको खत्म करने के बाद 12 बजे दूसरी क्लास ले सकता हूं, तो आप भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, एक आध दिन की हमें समझ आ जाती है, लेकिन सारी चीजों को नहीं समझ सकते भाई। हम पूरे साल थोड़ी सारी इन्हीं चीजों को समझते रहेंगे कि आप क्लास में आए चले गए अटेंडेंस लगवा के अपनी। अंजलि जी, मैं टेस्ट लूंगा, अभी तो फुल लेंथ टेस्ट तो आपका है ही। अभी सिर्फ स्टूडेंट्स पर टेस्ट नहीं होगा अकेला, हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, देन वी विल बी हैविंग द टेस्ट। मेरे दिमाग में है वो, आपने कहा था कि सर पार्ट वाइज टेस्ट भी होने चाहिए। पार्ट वाइज टेस्ट भी लेंगे हम, लेकिन एक सही समय पर। पहले जो अभी हमें रिसेंटली स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी पढ़ ले कुछ टॉपिक्स को। नहीं बाद में, अभी जैसे आपका टेस्ट होगा कुछ पूछ लेंगे मुझसे, सर हमने तो अटेंड ही नहीं किया है, तो फिर कैसे होगा। सही समय पे सब कुछ होगा, बस आप सेशंस का हिस्सा बनिए, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे। अरे निवेदिता जी, मैं आपके कंटेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है, किसी को भी परेशान नहीं होना। मेरी बातों को ना मन पे मत लगाया करो, सीधे दिल पे लगाया करो। जिसके कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ दिल पे लग जाए ना, तो उसको वहीं रखे, वहीं से बस सोचा करो उस पर, है ना। ये मुझे मत बताया करो यार, कोई भी मत बताया करो। मैं कलेक्टिव इंटरेस्ट में बात करता हूँ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में मैं कभी बात नहीं करता। निवेदिता जी, बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैंने ना 7 साल में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके लिए सब कुछ करने के बाद, मतलब ये एक फ्रेटर्निटी ऐसी है, सब कुछ करने के बाद वो स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद इधर उधर हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनको सब कुछ करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो भी वो इधर उधर हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता पड़ा था। मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। मेरा काम है आपसे कहना, मेरा काम है आपसे टोकना, मेरा काम है आपको सिखाना, क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया है। और निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं को समझना, आपकी प्रॉब्लम्स को समझना, आपकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना, सारी चीजें हम निश्चित तौर पर साथ लेकर चलते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी 12 बजे आधा घंटे के बाद एमपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। महाजनपद पीरियड जो है हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा बने, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।